सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न ये क्या है कि अभी हाल ही में किसे 2022 के स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। पुरुषों में पूछ रहे हैं तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने। तो टोक्यो ओलंपिक में आपको याद है गोल्ड मेडल जीतने वाले भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने अभी 2022 के स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार जीता है। अब मेल मैंने आपसे बोला है तो आपके माइंड में आ गया होगा, फीमेल में किसने स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो फिर आंसर हो जाएगा जो हमारी वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू। आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। और इनके अलावा कुछ और खिलाड़ी हैं जिनको भी कुछ पुरस्कार मिले हैं, उनकी मैं यहाँ पे लिस्ट लगा रहा हूँ, आप उनको भी देख सकते हो। बाकी नीरज चोपड़ा की अगर हम लोग बात करें, अभी एक तो जनवरी में ही आप लोगों ने पढ़ा था खेलों में उत्कृष्टता के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक इनको मिला। और आप जानते ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बन गए कौन, नीरज चोपड़ा। कौन सा गेम खेलते हैं, जेवेलियन थ्रोवर हैं ये, भाला फेंकते हैं, हरियाणा के हैं। और टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूर भाला फेंका था कि इनको गोल्ड मिला, तो 87.58 मीटर। और इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाना शुरू किया कब, 7 अगस्त को। अच्छा, इनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी गई है, बुक का नाम क्या है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किसने लिखी है, याद है क्या आपको, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उसी के साथ गुड डॉट के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी पद्मश्री भी तो इनको मिला था। और 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट भी किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बताए जो कि संबंधित हैं किससे, नीरज चोपड़ा से। बाकी प्रमोद भगत आप जानते होंगे, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है और टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था इन्होंने, पद्मश्री मिला अभी इनको। और देवेंद्र झाझरिया भी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी पैरा खिलाड़ी है, राजस्थान के हैं, ये भाला फेंक से इनका संबंध है। टोक्यो पैरालंपिक में तो वैसे सिल्वर जीता था लेकिन अभी इनको पद्म भूषण मिला है। तो ये नाम ध्यान रखेंगे आप पढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 मार्च को। तो हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, सभी प्रकार के वनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस बार की थीम क्या रही, वन और सतत उत्पादन और खपत, यानी कि फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। और वन से आपको याद आएगी एक रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आई थी, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। उसमें 3 पॉइंट मैंने आपको याद करवाए थे। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करोगे तो वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका है, यानी कि सबसे ज़्यादा है वन क्षेत्र कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और सबसे कम हरियाणा में। उसी तरह से अगर भारत में परसेंटेज वाइज आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपको मिलेगा मिजोरम में और सबसे कम मिलेगा हरियाणा में। और अगर आप देखोगे कि भारत में वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे देखने को मिली है, इंक्रीमेंट, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। और उसी तरह से सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भारत 120वें स्थान पे था और टॉप पे था फिनलैंड। और भारत में टॉप पे कौन था, भारत में टॉप पे बात करोगे तो केरल था। तो क्या याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं, 21 मार्च को। अच्छा, 21 मार्च को ही कुछ और डे भी होते हैं, जैसे कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। थीम है वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़। और 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति है एक अतिरिक्त गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है जो उस व्यक्ति में, उस शिशु में शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का कारण बन सकता है। तो अभी 21 मार्च को 3 डे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताए। देखो कुछ और डे भी होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको पता है कि 21 मार्च को और कौन सा डे मनाया जाता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। हम बढ़ते हैं अभी आगे। फिर बताइए मार्च 2022 में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 ये कहाँ पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा नॉर्वे। तो नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसके सदस्य देशों के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है कोल्ड रेस्पॉन्स। कहाँ पे, नॉर्वे में। ये हर दूसरे साल नॉर्वे में ही होता है। अभी ये 14 मार्च को शुरू हुआ जो कि 1 अप्रैल तक चलने वाला है। और नाटो से आपको ज़रूर याद आएगा,
अभी जनवरी की बात है। अभी इसके सदस्य देशों ने भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में एक एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022, जो कि एक समुद्री अभ्यास था। और नाटो में कितने सदस्य देश हैं? 30 है। नाटो की स्थापना होती है 1949 में, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। अच्छा, अभी आपको याद होगा वायु शक्ति नाम की एक्सरसाइज पढ़ी थी हम लोगों ने, जिसका आयोजन किया इंडियन एयरफोर्स ने। कहाँ पे? जैसलमेर के पोखरण में। उसी तरह से अभी ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम का एक्सरसाइज हुआ था भारत और ओमान के बीच में, फरवरी में हुआ था। ये भी राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में। और भारतीय नौसेना ने एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है मिलन 2022। कहाँ पे किया था? विशाखापत्तनम में। और अभी भारत और जापान के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ था धर्मा गार्जियन नाम से। ये कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में। और इसी साल हमने रशिया के साथ अभी एक एक्सरसाइज किया, पैसेक्स एक्सरसाइज, अरब सागर में किया था। तो ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई ये सारे 2022 वाले हैं, तो इनको ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर तेहमटन एरोच उडवाडिया ने। तो पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर तेहमन एरोच उडवाडिया, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। इसमें उन्होंने अपने छात्र वर्षों की यात्रा के बारे में बताया है। आपको बता दूं 1972 में सर्जरी में लेप्रोस्कोपी की शुरुआत करने वाले भारत के पहले सर्जन यही हैं, डॉक्टर तेहमटन एरोच। और इसीलिए उन्हें भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए, मान लो स्टैटिक के रूप में, कि भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा डॉक्टर तेहमटन एरोच। और आपको बताएं, हम जो करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो चलाते हैं जहाँ पे मैं आपको स्टैटिक क्वेश्चन भी कराता हूँ, डेली के 10 स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। वैसे आप वो वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, नाम के लिए वो 10 होते हैं। उसी 10 क्वेश्चन में मैं आपको 15-20 क्वेश्चन करा देता हूँ। तो अगर आप में से कोई इस वीडियो को नहीं देखता, उनको मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जो स्टैटिक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ वो क्वेश्चन कहाँ से लेता हूँ मैं? वो यहीं ये डेली करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन से ही निकालता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन वहाँ पे ऐड कर दूंगा कि भारत में लेप्रोस्कोपी का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर तेहमटन एरोच। और जब भी ये क्वेश्चन मैं वहाँ स्टैटिक में डालूंगा तो मैं आपको याद भी दिलाऊंगा कि इसी से संबंधित एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, एक बुक हम लोगों ने पढ़ी है जिसका नाम है ये, और इसके लेखक हैं ये। क्योंकि आजकल एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आते हैं, आपके करंट अफेयर से ही स्टैटिक निकल के पूछ लिए जाते हैं। फिर आपको लगता है ये प्रश्न कहाँ से आ गया? जीके तो महासागर है, कहीं से भी पूछ ली जाती है। महासागर तो है, लेकिन थोड़ा अपना तरीका भी चेंज करो। तो अगर वो वीडियो नहीं देखना चालू किया आपने, हमारा रिवीजन वाला वीडियो, तो उसको ज़रूर देखें, उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, 10-12 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का वो वीडियो होता है, तो अपने लिए इतना समय निकालें। बाकी इनके बारे में आपको और क्या बताऊँ, 2006 में इन्हें मेडिसिन के लिए पद्मश्री मिला था, 2017 में पद्म भूषण भी मिल गया, और 2006 में ही महारानी द्वितीय से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी मिला था। बाकी ये जो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हैं, आपको याद होगा रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है, उसको इन्होंने ही लिखा है। उसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और उमा दास गुप्ता ने अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। और जयंता घोषाल ने अभी ममता बनर्जी के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम है ममता बियॉन्ड 2021। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देते जाओ। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, अभी उनकी आत्मकथा आई है, उसका नाम क्या है? बताओ, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मार्च को। तो हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? मौखिक स्वास्थ्य के मुद्दों और मौखिक स्वच्छता के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। और इस बार की थीम क्या है? अपने मुंह पर गर्व करें, बी प्राउड ऑन योर माउथ। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। अगर पूछे आपसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा मालदीव।
तो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं सुरेश रैना और अभी इनको मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को उनके पूरे करियर में विभिन्न उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया है। अच्छा, सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी आपको जरूर याद आई होगी जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो इनका नाम याद रखना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 इसको किसने जीता? तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो चार्ल्स लेक्लर्क ये फेरारी के ड्राइवर है, पहले बात ये याद रखना। और कहाँ से हैं ये? मोनाको से हैं। और अभी इन्होंने ही फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। और 2022 की ये पहली फॉर्मूला 1 रेस है, याद रखना। 2022 की ये पहली फॉर्मूला 1 रेस है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको किसने जीत लिया? चार्ल्स लेक्लर्क ने जीत लिया। ये फेरारी के ड्राइवर हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बताइए, अभी विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को। तो हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड प्यूपेट्री डे यानी कि विश्व कठपुतली दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है मनाने का? कठपुतली को बढ़ावा देना और दुनिया भर में कठपुतली चलाने वालों का सम्मान करना। पहली बार इसको सन 2003 में मनाया गया था। जो कठपुतली है ये 3000 ईसा पूर्व की एक पुरानी थिएटर तकनीक है। अच्छा, इस बार की थीम क्या रही? थीम है द सी। और 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी याद रखना। तो अब आप देख लो, 21 मार्च को हमने टोटल 5 डे मनाए। एक तो ये हो गया विश्व कठपुतली दिवस, एक हो गया विश्व कविता दिवस, और 3 डे हमने शुरुआत में देखे थे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, एक नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और एक वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में परवल दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा ने अभी 20 मार्च को परवल दिवस के रूप में मनाया, जो कई समय से राज्य के मुख्य भोजन की लोकप्रियता को दर्शाता है। परवल क्या होता है? चावल का जो पानी होता है उसे ही कहते हैं परवल। परवल कह दीजिए, या कई जगह परवाल भी आपको लिखा दिखाई देगा। और ये जो परवल व्यंजन है इसकी उत्पत्ति भगवान जगन्नाथ मंदिर से हुई थी। अब बात उड़ीसा की है यहाँ पे, तो येरा मैप में उड़ीसा देखो, कैपिटल क्या होती है? भुवनेश्वर होती है। और आपको पता है जल अकादमी शुरू करने की घोषणा की थी अभी भुवनेश्वर में। भारत की पहली चेस एकेडमी खोली जाएगी भुवनेश्वर में। और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। अभी एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और अभी देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए नवीन पटनायक। और अभी नवीन पटनायक जी ने एक बुक भी लॉन्च की है जिसका नाम है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम। इसको किसने लिखा है? अशोक बल ने। और गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। अभी आपको याद होगा इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें टॉप पे रहा था उड़ीसा। भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी आपका यहीं पे बन रहा है उड़ीसा में। राउरकेला, उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम कर दिया गया। 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना उड़ीसा का पुरी। और यहाँ पे जो हीराकुड डैम है वो भारत का सबसे लंबा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड डैम है। ये महानदी पर है और महानदी के किनारे स्थित है कटक नाम का शहर। और यहीं पे आपको बाराबत्ती स्टेडियम मिलेगा और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको यहीं पे मिलेगा, ये भी याद रखना। और अभी कटक में ही राज्य का सबसे लंबा पुल भी बना है जिसका नाम है टी सेतु। ये भी महानदी पर ही है, जिसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर। अच्छा बताओ, देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में किसे सम्मानित किया गया? उड़ीसा के बालासोर जिले को। और उड़ीसा की ही है सुष्मिता लेंका, जिनको एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार मिला था पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड बोलेंगे इसे अंग्रेजी में। और ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। और भारत की पहली रामसर साइट भी यही है। 1981 में इसे दर्जा मिला था। और इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। और यहीं पे ही नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व मनाया जाता है, बाली जात्रा महोत्सव होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है, छऊ महोत्सव होता है, बोईता बंदना महोत्सव भी यहीं पे होता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर भी, ये भी आपको उड़ीसा में ही मिलेगा, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर भी यही है।
तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा एन बीरेन सिंह। तो अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इन्हीं को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया। वे 2017 से राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वे मणिपुर के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। और आपको बता दूं, देश हेतु उनके असाधारण कार्य के लिए उन्हें 2018 में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, अभी पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? भगवंत मान बन गए। अब बात मणिपुर की है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इसकी इम्फाल है। मुख्यमंत्री आपने कहा एन बीरेन सिंह, गवर्नर हैं एल गणेशन। और अभी 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया गया था। अभी आपको याद होगा मणिपुर के हाथी मिर्च को और तामेंग लोंग संतरे को जीआई टैग मिला था। और मणिपुर में आपको मिलेगी लोकटक झील, इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। और दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिलेगा, जिसको कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो लोकटक झील है ना, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे पूरे भारत की तो जम्मू कश्मीर में मिलेगी आपको वुलर लेक। और मणिपुर में ही आपको फेयंग गांव भी मिलेगा, जिसे दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। और किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला? तो भी आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। और मणिपुर के ही हैं डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह, जिन्हें जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। यहीं पे ही संगई फेस्टिवल मनाया जाता है, लाए हराओबा फेस्टिवल मनाया जाता है और नट संकीर्तन उत्सव भी हमने यहीं पे मनाया। अच्छा, मणिपुर के मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं? थांगटा कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, पढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा जय शाह। तो एक्चुअली में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष यही हैं, जय शाह, और अभी इन्हीं का नाम न्यूज़ में है। तो एक्चुअली में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष यही हैं, जय शाह, और अभी इनका नाम न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बीसीसीआई के सचिव भी हैं, जय शाह इनका नाम है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलंबो, श्रीलंका में। अच्छा, अगर अपन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं, जिसकी स्थापना होती है 1909 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई यूएई में है। और उसके सीईओ कौन है? उसके सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। बाकी देबाशीष पांडा एल्डाई के अभी चेयरमैन बने, टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने, और दिलीप संघानी इफ्को के ये नए चेयरमैन बने थे। ध्यान रखना, ये पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मार्च को। तो हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में जागरूकता बढ़ाना और पक्षी की रक्षा करना। थीम क्या है? लव स्पैरो। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप दो। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, आपको बताना है ये कब मनाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डेट फिक्स नहीं है और ये साल में 2 बार मनाया जाता है। तो अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहाँ पे हम डेज वाले क्वेश्चन को भी रिवाइज करते हैं, तो इसका आंसर आप जरूर दे पाओगे, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है, इससे आपको मदद मिलती है, तो प्लीज़ वीडियोस को भी सपोर्ट ज़रूर करें, इन्हें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया या फ्रेंड सर्कल हो गया, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करना उनके साथ में, और इसे लाइक करना मत भूलना। आपको बता दो, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए इन सभी क्वेश्चन की क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।